हेलो बच्चों, मैं विजय प्रकाश आप सभी का आइकॉनिक बोर्ड एग्जाम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बच्चे, जैसा कि हम प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन को पढ़ रहे हैं और ये इस चैप्टर का हमारा तीसरा लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम गोलीय दर्पण को पढ़ने वाले हैं और गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाओं की बात करेंगे। तो आइए करते हैं क्लास की शुरुआत। तो आप लोग हेडिंग डालिएगा गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण को बच्चे स्फेरिकल मिरर कहा जाता है। अब आपको यहां पर ध्यान देना है गोलीय दर्पण होता क्या है। तो बच्चे, जो गोलीय दर्पण होता है वो किसी खोखले कांच के गोले का काटा गया एक भाग होता है। जैसे हम आपसे कहें कि कभी आप फुटबॉल देखे होंगे या फुटबॉल खेले होंगे, तो फुटबॉल जो होता है वो खोखला होता है अंदर से। और आप ये इमेजिन करो कि वही आपका फुटबॉल अगर कांच का बना हो और कांच हमारे पास क्या होता है, पारदर्शी होता है। तो आप ये कल्पना करिए कि वो फुटबॉल अगर कांच का बना हो तो वो हमारे पास कांच का कहलाएगा क्या, खोखला गोला। और अगर उसी कांच के खोखले गोले को हम काट लें और काट कर दर्पण बनाएं तो उसी दर्पण को हम बोलते क्या है, गोलीय दर्पण। जैसे यहां पर हम चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो यहां पर ध्यान दीजिए, ये हमारे पास एक खोखले कांच का गोला है। अब इस खोखले कांच के गोले को हम काट लेते हैं। तो जब हम इस खोखले कांच के गोले को काटेंगे तो ये कटा हुआ भाग कुछ इस प्रकार से हमारे पास होगा। इसको यहां पे लिख लेते हैं, ये हमारे पास खोखले कांच का गोला है। ठीक। और खोखले कांच के गोले को मैंने कुछ इस तरह से काट लिया। अब काटने के पश्चात ये जो टुकड़ा है हमारे पास कुछ इस तरह से होगा। ठीक। यहां पे हम दो टुकड़े बना लेते हैं, इसी के दो पार्ट कर लेते हैं। ठीक। अब आप यहां पर ध्यान दीजिए, ये हमारे पास ये कटा हुआ क्या हो गया, भाग। अब इसमें आपको दो भाग दिखाई पड़ रहे हैं। एक तो ये आपका आंतरिक भाग होगा, अंदर वाला जो दबा हुआ है, और एक पीछे वाला ये भाग है जो उभरा हुआ है। तो यहां पर हम अंदर कलई कर सकते हैं और बाहर भी कलई कर सकते हैं। तो अगर इस वाले भाग में हम अंदर कलई कर दें और इसको हम बोलेंगे क्या, कलई वाला भाग है ये आपका। अगर इसके अंदर वाले भाग पर मैंने कलई कर दिया तो बाहर वाला भाग जो होगा हमारा वो परावर्तक तल कहलाएगा। क्योंकि परावर्तक तल आप अच्छे से जानते हो कि जिस पृष्ठ से प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन होता है, उसे हम बोलते क्या है, परावर्तक तल। तो जब आंतरिक भाग पर आपने कलई कर दिया, पॉलिशिंग कर दी, तो अंदर वाले भाग से तो प्रकाश का परावर्तन होगा नहीं। अब जो बाहर वाला ये उभरा हुआ भाग दिख रहा है, इसी से प्रकाश का परावर्तन होगा और इसी को हम बोलेंगे क्या, परावर्तक तल। अगर आंतरिक भाग पर आप कलई करेंगे तो। अगर हम आपसे कहें कि यही आप बाहरी भाग पर क्या कर दो, कलई, तो जब आप बाहरी भाग पर कलई करेंगे तो बाहरी भाग हमारा क्या हो जाएगा, कलई वाला भाग हो जाएगा। और इसका ये आंतरिक भाग आपका कहलाएगा क्या, परावर्तक तल। तो यहां पर आप ध्यान दीजिए, तो जब मैंने खोखले कांच के गोले को काटा तो यहां पर हमारे पास दो प्रकार के दर्पण बन सकते हैं इस खोखले कांच के गोले के टुकड़े से। एक आपका ये होगा, एक आपका ये होगा। इसके उभरे हुए भाग से परावर्तन होगा, इसके दबे हुए भाग से क्या होगा, प्रकाश का परावर्तन होगा। तो आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। तो यहां पर ये जो दर्पण बनकर तैयार हुए हैं, इन्हीं को हम बोलते क्या है, गोलीय दर्पण। क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण। इसको यहां पर हम लिख लेते हैं,
तो ये हमारे पास दोनों दर्पण कहलाएंगे क्या? गोलीय दर्पण कहलाएंगे। इसको हम बोलेंगे क्या? गोलीय दर्पण। अब इन दोनों दर्पण को हम आपको दर्पण से समझाने का प्रयास करते हैं। आप ध्यान दीजिए, यहां पर हमारे पास दो दर्पण हैं। ये आपको दोनों दिखाई पड़ रहे होंगे। ये जो दर्पण आपके पास है, ये वाला दर्पण, इसका ये जो ऊपर वाला भाग यानी परावर्तक तल दिखाई पड़ रहा है, ये उभरा हुआ है। यानी यहां पर आपका ये जो परावर्तक तल उभरा हुआ दिखाई पड़ रहा है, यानी ये दर्पण है ये वाला, ठीक है, जिसका ये परावर्तक तल उभरा हुआ है। और ये पीछे का भाग जो कलई किया गया है, जिस पर पॉलिशिंग की गई है, ये आपका दबा हुआ है, यानी इस तरीके से कुछ आपका। तो ये हमारे पास एक गोली दर्पण हो गया, ये वाला आपने जो देखा। और ये जो दूसरा हमारे पास दर्पण है, इसका परावर्तक तल दबा हुआ है और जो कलई किया गया भाग है, ये उभरा हुआ है। यानी इस वाले दर्पण में आप देख सकते हैं कि कलई किया गया भाग आपका क्या है? उभरा हुआ है। और अंदर का ये जो परावर्तक तल दिखाई पड़ रहा है, ये हमारे पास क्या है? दबा हुआ है। तो आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। तो यहां पर आपको ये पता चलता है कि गोलीय दर्पण हमारे पास कितने प्रकार के होंगे? दो। क्योंकि जो आपने टुकड़ा काट के बनाया है यहाँ पे दर्पण, यहाँ पर दो ही प्रकार के दर्पण बन सकते हैं। तो गोलीय दर्पण हमारे पास कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के। तो अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर लिखते हैं गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। ठीक, एक आपके पास होता है बच्चे, पहला जो दर्पण आपके पास होता है वो होता है उत्तल दर्पण, जिसे कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। और दूसरा बच्चे जो आपके पास होता है वो अवतल दर्पण होता है, जिसे कॉनकेव मिरर कहते हैं। ठीक, अब यहां पर आपको ध्यान देना है कि उत्तल दर्पण किसे कहेंगे और अवतल दर्पण किसे कहेंगे। अब ध्यान दीजिए, पहले हम बात करेंगे उत्तल दर्पण की। अब यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, ये जो आपने गोलीय दर्पण बनाया है, इसके आंतरिक भाग पर आपने कलई किया है और इसका जो बाहरी भाग है वो कैसा है? परावर्तक तल है। तो उत्तल दर्पण हम कहेंगे किसे? जिस दर्पण का आंतरिक भाग अर्थात ये दबा हुआ भाग कलई किया गया हो और ये जो बाहर का उभरा हुआ भाग दिख रहा है, ये बाहर का जो उभरा हुआ भाग दिख रहा है, ये आपका परावर्तक तल हो, तो ऐसे दर्पण को बोलते क्या है? उत्तल दर्पण। क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था कि इस दर्पण का जो आंतरिक भाग है वो कलई किया गया है और ये उभरा हुआ भाग कैसा है? परावर्तक तल है। तो इस दर्पण को हम बोलेंगे क्या? उत्तल दर्पण। तो आप यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसकी हम डिफिनीशन को लिखते हैं। तो यहां पे लिखते हैं ऐसा दर्पण ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल उभरा हुआ हो, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक, तो ये हमारे पास दर्पण कैसा है? ये हमारे पास उत्तल दर्पण है। ठीक,
आई होप कि चीजें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। अब यहां पर हम बात करते हैं अवतल दर्पण क्या होगा। अब ध्यान दीजिएगा, इस दर्पण में मैंने बाहरी सतह पर क्या कर दिया, कलई, और इसका जो आंतरिक भाग दिख रहा है यानी जो दबा हुआ भाग दिख रहा है, ये कैसा तल है, परावर्तक तल। तो यदि दर्पण का परावर्तक तल दबा हुआ हो तो उसे हम कौन सा दर्पण बोलेंगे, अवतल दर्पण। और अगर आपका परावर्तक तल उभरा हुआ है तो कौन सा दर्पण बोलेंगे, उत्तल दर्पण। तो यहां पर ये कैसा दर्पण है आपके पास, ये अवतल दर्पण है। तो इसकी डिफिनीशन लिख लेते हैं, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल दबा हुआ हो, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक, आई होप कि चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो ये हमारे पास अवतल दर्पण और ये हमारे पास उत्तल दर्पण। अब आगे बढ़ते हैं और इसी गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाओं को हम देखते हैं, ठीक है। तो आगे आप हेडिंग डालिएगा, गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। अब यहां पर गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाओं में पहली परिभाषा आपको ध्यान देनी है, वक्रता केंद्र। ध्यान दीजिएगा बच्चों, वक्रता केंद्र क्या होता है। अगर हम आपसे कहें ये हमारे पास खोखले कांच का क्या है, गोला, इस गोले का अपना क्या होगा, एक केंद्र होगा। ये गोले का क्या है, केंद्र है। ये जो आपका गोला है खोखले कांच का, ये इसका क्या है, केंद्र है, ठीक है। और इसी खोखले कांच के गोले को हम काटते हैं तो हमारे पास बनता क्या है, गोलीय दर्पण। अब ध्यान दीजिएगा, जब आप ये खोखले कांच का गोले का टुकड़ा काट के आप दर्पण बनाओगे तो हम बात किसकी कर रहे हैं, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र की। तो जो इस खोखले कांच के गोले का केंद्र होगा, वही जो आप ये दर्पण काट के बना रहे हो उसका कहलाएगा क्या, वक्रता केंद्र। जैसे हम आपसे कहें कि हमारे पास ये गोलीय दर्पण है, आप एक बात को अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास गोलीय दर्पण है और इस गोलीय दर्पण को हमने इस खोखले कांच के गोले से काट कर क्या किया है, बनाया है। तो हमको ध्यान क्या देना है, वक्रता केंद्र। तो इस खोखले कांच के गोले का ये जो केंद्र है, इस दर्पण का कहलाएगा क्या, वक्रता केंद्र। इसको यहां पर हम दिखा देते हैं, वक्रता केंद्र, यानी इसका वक्रता केंद्र आपके पास ये हो जाएगा।
और इस दर्पण का वक्रता केंद्र आपके पास ये हो जाएगा और इसके वक्रता केंद्र को हम सी से प्रदर्शित करते हैं। किससे भाई? सी से। तो आप इसकी डिफिनीशन कैसे लिखोगे ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे लिखेंगे उस खोखले कांच के गोले का केंद्र कांच के जिसका दर्पण एक क्या है? भाग है। जिसका दर्पण एक भाग है, वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक, आई होप की चीजें आपको समझ में आई होंगी। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे वक्रता त्रिज्या की। तो आप हेडिंग डालिएगा वक्रता त्रिज्या। फिर वही चीज, ये हमारे पास खोखले कांच का गोला है, ये हमने काट लिया और काटेंगे तो हमारे पास दर्पण बनकर कुछ ऐसे हो जाएगा। आपको एक एक परिभाषा बहुत अच्छे से ध्यान देनी है। आपने वक्रता केंद्र को परिभाषित कर लिया, ये इसका वक्रता केंद्र सी है, इसको हम बोल देते हैं C1, या आप इसको केवल सी से दिखा दो और इसका वक्रता केंद्र ये आपके पास क्या है? सी है। ठीक है, अब आप यहां पर ध्यान दीजिए, जो आपने गोला लिया है इस गोले का अपना ये क्या है? केंद्र है। अब ध्यान दीजिए, जो खोखले कांच का गोला है आपके पास, इसकी अपनी कुछ ना कुछ क्या होगी? त्रिज्या। तो इस गोले की त्रिज्या को हम बोल देते हैं कितना है? आर है। कितना है? आर। अब ध्यान दीजिएगा, इस खोखले कांच के गोले की जो त्रिज्या है इस दर्पण के लिए कहलाएगी क्या? वक्रता त्रिज्या। इसकी त्रिज्या यहां पे आपको कितना दिख रही है? आर। ये इस दर्पण के लिए बन क्या के जाएगी? वक्रता त्रिज्या। तो कहने का मतलब सेंटर से लेकर इसके सतह तक की दूरी कहलाएगी क्या? वक्रता त्रिज्या। क्योंकि ये जो दर्पण बनाया गया है इसी खोखले कांच के गोले का काटा गया क्या है? भाग है। तो इसकी जो वक्रता त्रिज्या होगी ये गोली दर्पण यानी इस गोले की कहलाएगी क्या? त्रिज्या। तो आप इसको यहां पर लिख सकते हो कुछ ऐसे, यानी ये सेंटर से लेकर यहां तक की दूरी ये वक्रता त्रिज्या कहलाएगी और जिसे प्रदर्शित किससे हम करेंगे? आर से। किससे प्रदर्शित करेंगे भाई? आर से। तो यहां पर इस चीज को आप लिखिएगा, ये हमारे पास क्या है? वक्रता त्रिज्या है। और ये हमारे पास ये भी कहलाएगी क्या? वक्रता त्रिज्या। ठीक, तो ये हमारे पास क्या हो गई? वक्रता त्रिज्या। तो इसकी डिफिनीशन कैसे लिखेंगे? उस खोखले कांच के गोले की त्रिज्या जिसका दर्पण एक भाग है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं।
आई होप कि आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। ठीक भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे ध्रुव की। हेडिंग डालिएगा आप लोग, ध्रुव। ध्रुव क्या होता है? अब यहां पर आपको ध्यान देना है, हमारे पास ये गोलीय दर्पण है। अब गोलीय दर्पण का ये आंतरिक भाग परावर्तक तल है और इसका ये उभरा हुआ भाग परावर्तक तल है। तो ये परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु होगा उसी को हम बोलेंगे क्या? दर्पण का ध्रुव बोलेंगे। यहां पर आप ध्यान दीजिए, हम मान लेते हैं कि ये जो परावर्तक तल दिख रहा है इसका ये मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु, और जिसे हम पी से प्रदर्शित करते हैं, और इसका मध्य बिंदु हम मान लेते हैं कौन सा है ये। ठीक है, तो परावर्तक तल का ये जो मध्य बिंदु है उसी को बोलेंगे क्या? दर्पण का ध्रुव बोलेंगे। तो इस बात को यहां पर आप लिखिए, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ध्रुव कहते हैं। ठीक, इसे पी से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। ठीक भाई, तो इसे हम बोलेंगे क्या? दर्पण का ध्रुव। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करेंगे मुख्य फोकस की, मुख्य अक्ष की। तो हेडिंग आप लोग डालिएगा, मुख्य अक्ष। फिर वही चीज, हम बार बार फिगर इसलिए बना रहे हैं बच्चे ताकि आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएं, कोई आपके मन में डाउट ना हो। ठीक, अब आपको यहां पर ध्यान ये देना है कि ये गोलीय दर्पण है, और आप जानते हो कि गोलीय दर्पण का ये कौन सा बिंदु है? ध्रुव जिसे कहते हो, जिसे पी से प्रदर्शित करते हो। और इस गोलीय दर्पण का ये क्या है? वक्रता केंद्र, जिसे आप किससे दिखाओगे? सी से। इस गोलीय दर्पण का ये ध्रुव है, इसे हम पी से दिखाएंगे, और इसका ये वक्रता केंद्र है जिसे हम किससे दिखाएंगे? सी से दिखाएंगे। ठीक है, अब आपको यहां पर ध्यान देना है, इस ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसी को हम बोलते क्या है? मुख्य अक्ष बोलते हैं। जैसे यहां पर आप ध्यान दीजिए कि ये हमारे पास ये, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ध्रुव और वक्रता केंद्र को ये जो मिलाने वाली रेखा दिख रही है इसी को हम बोलेंगे क्या? मुख्य अक्ष। और यहां पर ये वक्रता केंद्र है, ये ध्रुव, इसको मिलाने वाली जो रेखा है इसको बोलेंगे क्या? मुख्य अक्ष। ठीक है, तो इसको यहां पर हम लिखते हैं, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है,
अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करेंगे मुख्य फोकस की। तो हेडिंग आप लोग डालिएगा मुख्य फोकस। यहां पर हमारे पास ये कुछ, ये गोली दर्पण एक, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गए, गोली दर्पण। ये आपका ध्रुव हो गया पी, और ये आपका वक्रता केंद्र हो गया सी। ये यहाँ पर आपका ध्रुव पी और ये आपका वक्रता केंद्र सी। ये आपका मुख्य अक्ष है। अब यहाँ पर आपको ध्यान क्या देना है, मुख्य फोकस क्या होता है। अब अगर हमारे पास एक प्रकाश किरण है और इस प्रकाश किरण को हम जब मुख्य अक्ष के समांतर भेजते हैं, ध्यान देना है, जैसे हमारे पास एक प्रकाश किरण है और ये प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हम तो हमने इस दर्पण में एक प्रकाश किरण लिया और प्रकाश किरण को हमने मुख्य अक्ष की, ये जो आपका मुख्य अक्ष दिखाई पड़ रहा है, अरे ये जो आपका मुख्य अक्ष दिखाई पड़ रहा है, इसी के समांतर हमने एक प्रकाश किरण को क्या किया, इस दर्पण पे डाल दिया। अब वही काम इस दर्पण में करते हैं, यहां पर ध्यान दीजिए। ठीक, तो यहां पर भी मैंने प्रकाश किरण को मुख्य अक्ष के समांतर डाला और यहां पर भी प्रकाश किरण को मुख्य अक्ष के समांतर डाला। समांतर का मतलब होता है बच्चे कि जिनके बीच की दूरी प्रत्येक जगह क्या हो, एक बराबर। यहां पर इनके बीच की दूरी, यहां पर इनके बीच की दूरी प्रत्येक जगह क्या होगी, बराबर। यहां पर भी इनके बीच की दूरी प्रत्येक जगह क्या होगी, बराबर। तो जब ये प्रकाश किरण जाएगी और दर्पण से टकराएगी, तो टकराने के पश्चात इस दर्पण में ये आपकी प्रकाश किरण कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाएगी और इस दर्पण में ये प्रकाश किरण कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी। अब आपको यहां पर ध्यान देना है कि जो आपके पास उत्तल दर्पण है, ये दर्पण कैसा है आपके पास, उत्तल दर्पण, और ये दर्पण कैसा है आपके पास, अवतल दर्पण। ध्यान दीजिएगा, उत्तल दर्पण में ये जो आपके पास परावर्तित किरण है, ये दर्पण से जो टकरा के किरण जा रही है, इसको हम परावर्तित किरण बोलेंगे और इस किरण को भी हम कौन सी किरण बोलेंगे, परावर्तित किरण। अब आप ध्यान दीजिए कि उत्तल दर्पण में जो परावर्तित किरण है वो इस मुख्य अक्ष को किसी बिंदु पर काट नहीं रही है, परंतु अवतल दर्पण में ये जो परावर्तित किरण है ये मुख्य अक्ष को क्या कर रही है, काट रही है। आप एक बात ध्यान दीजिएगा, जो आपके पास उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण प्रकाश की किरणों को फैलाता है और जो आपके पास अवतल दर्पण होता है वो प्रकाश की किरणों को सिकोड़ता है। इसको हम आगे आपको बताएंगे और प्रैक्टिकल के माध्यम से भी हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो आप यहां पर ध्यान दीजिए, जो उत्तल दर्पण है वो प्रकाश की किरणों को फैला रहा है, यानी ये सिकोड़ नहीं रहा है, और जो अवतल दर्पण है वो प्रकाश की किरणों को सिकोड़ रहा है। ठीक है, तो उत्तल दर्पण की जो परावर्तित किरण है वो मुख्य अक्ष को किसी बिंदु पर नहीं काट रही है, और ये जो यहाँ पे अवतल दर्पण है इसमें की परावर्तित किरण मुख्य अक्ष को यहाँ पे काट रही है। तो ध्यान दीजिएगा, ये मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काट रही है, मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काट रही है, उसी बिंदु को हम बोलते हैं क्या है, मुख्य फोकस। और जिसे प्रदर्शित किससे करते हैं भाई, यफ से। किससे प्रदर्शित करते हैं, यफ से। तो यहां पर आपको ध्यान देना है कि ये परावर्तित किरण मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काट रही है उसी को हम बोलेंगे क्या, मुख्य फोकस। अब आप कहेंगे
सर इसमें तो परावर्तित किरण कहीं पे काट ही नहीं रही है, इसका मतलब इसी के पास मुख्य फोकस होगा, इसके पास तो मुख्य फोकस होगा नहीं, तो भाई इसके पास भी मुख्य फोकस होगा। यहां पर परावर्तित किरण मुख्य अक्ष को नहीं काट रही है, तो हम परावर्तित किरण को पीछे की तरफ बढ़ाएंगे। ध्यान दीजिए, इस परावर्तित किरण को हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, और जब हम इस परावर्तित किरण को पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो आप यहां पर ध्यान दीजिए, ये परावर्तित किरण मुख्य अक्ष को इस बिंदु पर काटती हुई क्या हो रही है, प्रतीत हो रही है। तो जब मैंने परावर्तित किरण को पीछे की तरफ बढ़ाया, तो ये मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत हो रही है उसी को हम बोलेंगे क्या, मुख्य फोकस बोलेंगे। तो ये इसका क्या हो गया भाई, मुख्य फोकस हो गया। तो यहां पर आपको ध्यान बस इतना देना है कि अवतल दर्पण में जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो मुख्य अक्षों को किसी ना किसी बिंदु पर क्या करेगी, काटेगी। और जब यही प्रकाश किरण उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो ये टकरा के वापस जाएगी, परंतु ये मुख्य अक्ष को किसी बिंदु पर वास्तव में नहीं काटेगी, परंतु जब हम इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो यहां पर ये काटती हुई क्या होगी, प्रतीत होगी। तो ये इसका मुख्य फोकस यहां पर हो जाएगा और इसका मुख्य फोकस यहां पर हो जाएगा। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, यहां पर लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर लिखते हैं, गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक, आई होप कि आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। ठीक है, तो ये जो आपका उत्तल दर्पण है इसमें काटती हुई प्रतीत होंगी और अवतल दर्पण में वास्तव में काटेंगी, तो इसी को हम बोलते हैं क्या है, मुख्य फोकस। अब आगे बढ़ते हैं और यहां पर आप एक बात और ध्यान दीजिएगा, यहां पर इस ध्रुव और फोकस के बीच की जो दूरी होती है उसी को हम बोलते क्या है, फोकस दूरी। यानी ये आपका ध्रुव P है और ये फोकस आपका मुख्य F है, इसके बीच की यहां से यहां तक की ये जो दूरी है इसी को हम बोलते क्या है, फोकस दूरी। तो इसको आप यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास आप इसको ऐसे ही समझ लो। तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी को हम बोलेंगे क्या, फोकस दूरी। इसको हम बोलेंगे क्या, फोकस दूरी। यहां पर F और P के बीच की दूरी कहलाएगी क्या, ये फोकस दूरी। तो ये आपके पास क्या हो गई, फोकस दूरी। ठीक, इस बात को हम लिख लेते हैं यहां पर, नोट पॉइंट में आप ये बात ध्यान दीजिएगा।
ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ठीक, आई होप कि आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। तो ये हमारे पास फोकस दूरी है। और यहाँ पे ये भी ध्यान दीजिएगा, इसे भी हम एफ से प्रदर्शित करते हैं। इसे एफ से ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे फोकस तल की। तो आप लोग हेडिंग डालिएगा, फोकस तल। फोकस तल। ये आपका ध्रुवी है, ये आपका फोकस एफ है, और ये आपका वक्रता केंद्र सी है। ये आपका ध्रुवी, ये आपका फोकस एफ, और ये आपका वक्रता केंद्र सी। अब हमको यहाँ पर देखना क्या है, फोकस तल क्या होता है। तो ये जो आपको मुख्य फोकस दिखाई दे रहा है, इस मुख्य फोकस का ये जो लंबवत तल होगा, आप ध्यान दीजिएगा। जैसे हम आपसे कहें कि ये हमारे पास एक पेपर है, और ये पेपर आपके पास, अगर हम इस पेपर को ऐसे फोकस के ऊपर रख दें, तो यहां पर ये जो पेपर है वो एक तल का कार्य करेगा। किसका कार्य करेगा? तल का। आप ध्यान देना, अगर हम इस पेपर को इस मुख्य फोकस पर ऐसे रख दें, तो ये फोकस के ऊपर जब रखेंगे तो ये हमारा काम किसका करेगा? एक तल का। और यही जो आपके पास तल बनकर तैयार होगा, इसी को हम बोलेंगे क्या? फोकस तल। तो ध्यान दीजिएगा, मुख्य फोकस का ये जो लंबवत तल आपको दिखाई पड़ रहा है, इसको बोलेंगे क्या? फोकस तल। तो इसका फोकस तल ये हो जाएगा, और इस दर्पण में फोकस तल आपके पास ये हो जाएगा। इसको यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, आप इसे हम बोलेंगे क्या? फोकस तल। और यहां पर ये आपका हो जाएगा फोकस तल। तो लिखिएगा, मुख्य फोकस के लंबवत तल को फोकस तल कहते हैं। ठीक, आप यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये परपेंडिकुलर होता है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। यहाँ पर भी ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, तो ये लंबवत तल आपका कहलाएगा क्या? फोकस। अब यहीं पर हम बात करेंगे दर्पण का द्वारक। द्वारक क्या होता है? तो हेडिंग डालिएगा, दर्पण का द्वारक। ध्यान दीजिए, दर्पण का द्वारक क्या होता है। ये जो आपके पास गोलीय दर्पण दिखाई पड़ रहे हैं, इनका जो ये परावर्तक तल है, ये जो परावर्तक तल दिखाई पड़ रहा है,
इसका जो व्यास होगा, इसका जो व्यास होगा उसी को हम बोलेंगे क्या, दर्पण का द्वारक। यानी यहां से लेकर यहां तक जो मिलाने वाली रेखा होगी, यानी इस गोलीय दर्पण के परावर्तक तल का जो व्यास होगा उसी को हम बोलेंगे क्या, दर्पण का द्वारक। और यहां पर परावर्तक तल आपका बाहरी पृष्ठ पर है, तो यानी ये इसका जो व्यास होगा वही कहलाएगा क्या, दर्पण का द्वारक। तो यहां पर हम इसको बना देते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये हमारे पास दर्पण का कहलाएगा क्या, द्वारक। इसे बोलेंगे क्या, दर्पण का द्वारक। इस बात को यहां पर आप दिखा दीजिए, ये हमारे पास दर्पण का क्या है, द्वारक है। ठीक, और ये द्वारक है। ठीक है, तो यहां पे लिख लेते हैं, दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। ठीक है, अगर इसको हम आपको थोड़ा सा दर्पण में दिखा के समझाना चाहें तो ध्यान दीजिएगा। जैसे ये आपके पास गोलीय दर्पण है और इस गोलीय दर्पण का ये पूरा भाग क्या है, परावर्तक तल। तो इसका व्यास क्या होगा, आप थोड़ा सा यहां पर ध्यान दीजिए। जैसे हम आपसे कहें कि इस गोलीय दर्पण के जो परावर्तक तल आपको ये दिखाई पड़ रहा है पूरा, इसका व्यास जो होगा, अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट को हम मिला दें, ऐसे बीचों बीच मिला दें, तो ये जो बीचों बीच मिलाने वाली रेखा बनेगी वो आपका कहलाएगी क्या, व्यास। और इसी व्यास को हम बोलेंगे क्या, दर्पण का द्वारक बोलेंगे। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो मिलाने वाली ये जो रेखा होगी, ये आपका कहलाएगा क्या, व्यास, और इसी को हम बोलेंगे क्या, दर्पण का द्वारक। आई होप कि आपको चीजें यहां तक समझ में आई होंगी। तो ये गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं थी जो आपके सिलेबस में है, तो आपको ये बातें ध्यान देनी है। तो आज के लेक्चर में यहीं तक, अगले लेक्चर में हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। और एक बात आप ध्यान दीजिए, आप एक एक वीडियो को सीक्वेंस में देखिए, क्योंकि मैंने आपको कहा था ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा अगर एक एक लेक्चर को आप सीक्वेंस बाय सीक्वेंस देखते हो। तो ये आप विश्वास रखिए कि इस चैप्टर में आपका डाउट बिल्कुल नहीं रहेगा। आप एक एक न्यूमेरिकल को बहुत अच्छे से करोगे, कॉन्सेप्ट के साथ करोगे, तो चीजों को आप स्टेप बाय स्टेप सीखते हुए चलिए। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। और लेक्चर प्रॉपर आपको देखना ही है, ठीक है भाई। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।